नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। पीछे भी आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स का लुत्फ़ उठाया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग मैट्रिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह। स्कूल लेवल से ही हम सबको पढ़ाया जाना शुरू हो जाता है। बच्चा जब 11th और 12th से ग्रेजुएशन के ट्रांजिशन फेज में प्रवेश करता है तो फिर उसका सामना मैट्रिसेस के कुछ बदले हुए स्वरूप से होता है। मैं आपको बताते चलूँ, हायर एजुकेशन में मैट्रिसेस जो कि लीनियर अलजेब्रा का पार्ट होता है और अनंत एप्लीकेशंस यानी कि अनुप्रयोग और संभावना की वजह से गणित और इंजीनियरिंग के बच्चों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय होता है। आइए चलिए इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। जो मैट्रिक्स हम लोगों को स्कूल लेवल पर पढ़ाया जाता था उसको कुछ इस तरह से परिभाषित किया गया था कि मैट्रिक्स जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर अरे होता है नंबर्स का। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा, सिर्फ नंबर्स का नहीं, फंक्शन का भी होता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम लोग एंट्रीज को नंबर के रूप में ही देखें। तो एक मैट्रिक्स जो होता है वो रेक्टेंगुलर अरे होता है, जैसे कि यहाँ पे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। रेक्टेंगुलर अरे हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे बॉक्स, और इस रेक्टेंगुलर अरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए आपको दिख रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इसके अंदर अलग अलग सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन को, एंट्रीज को और एलिमेंट्स को व्यक्त करते हुए लिखे गए हैं। अगर आप में से कोई भी यहाँ पे, जैसे इन जनरल हम AIJ लिख लेते हैं, इस तरीके से एलिमेंट को दिखाता है, तो यहाँ पे इंडेक्स I जो है वो रो को इंडिकेट करता है कि किस रो में वो एलिमेंट आता है। इसी तरीके से जो इंडेक्स यहाँ पे J लिखा हुआ है वो कॉलम को बताता है मैट्रिक्स के किस कॉलम में। यानी कि अगर इसको एक साथ पढ़ेंगे AIJ तो I मतलब रो और I फॉलोड बाई J, तो J क्या बता रहा है? कॉलम को बता रहा है। तो किस रो और किस कॉलम में ये एलिमेंट लाई करता है ये समझने के लिए हम लोग किसी भी एलिमेंट के यहाँ हम इंडेक्स में यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं उसमें I और J की वैल्यू को ज़रूर मेंशन करते हैं। थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग सेकंड फिगर को ले लेते हैं। सेकंड फिगर में ये जो पहला वाला रो है ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो के एलिमेंट है, और इस तरीके से इस क्रम में अगर आप रो को आगे बढ़ेंगे तो ये mth रो के एलिमेंट्स हैं। थोड़ा सा करेक्शन मेरे को यहाँ पे कर लेना चाहिए। यहाँ पे आप M1 n की जगह M2 कर दीजिए, यहाँ पे M3 कर दीजिए, और ये AMN है। इसी तरीके से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ये फर्स्ट रो है तो यहाँ पे फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट जो होगा A1n होगा, वैसे ही सेकंड रो का जो लास्ट एलिमेंट होगा A2n होगा, और थर्ड रो का लास्ट एलिमेंट जो होगा A3n होगा। अब ऐसा कैसे हमने लिख दिया, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को उठाना पड़ेगा। अब इस एलिमेंट को उठा के हम यहाँ पे लिख देते हैं A2 3। 2 क्या है? रो को रिप्रेजेंट करता है, और 3 जो है हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि सेकंड रो, हम लोग सेकंड रो को पकड़ लेते हैं, ये है हमारा सेकंड रो, और थर्ड कॉलम मतलब ये आता है थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम। इन दोनों के इंटरसेक्शन पे अगर जाके देखेंगे तो जो एलिमेंट आएगा उसका नाम होगा A23, और ये A23 है। उसी तरीके से आप चाहें तो पिछले अपने चित्र में आ सकते हैं। ये एलिमेंट जो है वो थर्ड रो में है, देखिए यहाँ पे 3 लिखा है, थर्ड रो 1 2 3 थर्ड रो में है, और कॉलम कौन सा है? nth कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, अगर आप ऐसे कॉलम को काउंट करेंगे तो एक बारी आप nth कॉलम पे पहुँच जाएंगे कुछ समय के बाद, और ये nth कॉलम को अगर आगे बढ़ाएंगे तो थर्ड रो और nth कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो आपको एलिमेंट मिलेगा उसको आप A3n से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से किसी भी एंट्रीज को हम लोग लोकेट कर सकते हैं अपने दिए हुए मैट्रिक्स के अंदर। तो ये पैटर्न एक हम लोग फॉलो करते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा अगर ऊपर से नीचे तक काउंट करेंगे तो 1 2 3 और कुल m नंबर ऑफ रोज हैं, जबकि कॉलम्स की अगर काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 अप टू nth कॉलम, तो nth कॉलम है। तो अगर आप m क्रॉस n लिखते हो तो ये मैट्रिक्स A के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ये मैट्रिक्स A है, इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स के साइज को भी आइडेंटिफाई करता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने ये तो एक जान पहचान अपनी बढ़ाई मैट्रिसेस से, जो कि हम लोग स्कूल लेवल पे पढ़ते थे। अब अगर हायर एजुकेशन या हायर क्लासेस में आप आओगे तो हम लोगों को एक चीज़ और समझना पड़ेगा, उसके लिए फिर से वापस स्कूल लेवल पे जाना पड़ेगा कि मैट्रिक्स का स्क्वायर इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए को दिमाग में लेते थे। ए क्या है? एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये है क्या? नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। अब इसके लिए फार्मूला जो हम लोग ने क्लास 11th 12th में देखा था वो होता था एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ
ए। लेकिन वहाँ पे एक हम लोग को रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता था कि हमारा जो ये डिनोमिनेटर है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वहाँ पे $1 मिलियन क्वेश्चन आता था कि ऐसा क्यों करते हैं। तो उसका उत्तर भी बड़ा आसान होता था कि अगर कोई गलती से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 0 लेगा जो कि डिनोमिनेटर में है और ऊपर की कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो उस फाइनाइट वैल्यू को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो हमेशा ही उत्तर जो होगा इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। और इनफाइनाइट का मतलब है कि आपकी ए इनवर्स की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को वैलिडेट कर देगा। यानी कि ये हर एक सिचुएशन में आपको इनवर्स की वैल्यू 0 दे देगा। इसलिए एक अलग से कंडीशन हम लोग को यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता है कि डिनोमिनेटर जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और इस कंडीशन को जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 0 ना हो, और डिटर्मिनेंट निकाला किसका आपने, ए का निकाला। ए क्या था, ये आपका मैट्रिक्स था, ये था कि आपका एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो ए जो मैट्रिक्स है ना, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, वो नॉन सिंगुलर कहलाएगा, नॉन सिंगुलर कहलाएगा। तो ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो इससे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी समझ गए। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। लेकिन ए इनवर्स में हमें याद करके रखना चाहिए कि हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स से काम नहीं चलता, हमेशा ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए, अदरवाइज इनफाइनाइट मिल जाएगा। लेकिन ये जानकारी जो हम लोग ने ले रखी थी वो क्लास 11-12 की जानकारी थी। अब हम लोग जो हर एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ पे एक दूसरे टेक्निक का यूज करते हैं, पुरानी टेक्निक को थोड़ा सा किनारे रखते हैं, नए टेक्निक का यूज करते हैं। और ये नए टेक्निक भी जो होता है जिसको एक टूल के रूप में यूज करते हैं, वो भी हमें वही आंसर देता है जो कि हम लोग ने स्कूल लेवल वाले टेक्निक्स यानी कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से निकाला था। तो इस नए टेक्निक को समझने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप एक एक्रोनीम IMA को याद कर लीजिए। IMA, आई एम अभिषेक। IMA का मतलब होता है यहाँ पे आई इंटरचेंज स्टैंड्स फॉर इंटरचेंज, इंटरचेंज रूल। M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड A स्टैंड्स फॉर एडिशन, A स्टैंड्स फॉर एडिशन। ठीक है, ये कितना आसान हो गया। I स्टैंड्स फॉर इंटरचेंज रूल, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड्स फॉर एडिशन। बस ये शॉर्टकट टेक्निक जो होगी आपको ई ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के विषय में बताएगी। अब बात आती है कि ये है क्या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ जी, ए इनवर्स निकालने का जो नया टेक्निक हम लोग सीखने जा रहे हैं उसके लिए यही हमारे लिए बेसिक टूल का काम करेगा, जिसको हम लोग बेसिक ऑपरेशंस कहते हैं। और प्यार से हम लोग इसे एलिमेंट्री ऑपरेशन या ई ट्रांसफॉर्मेशन भी कहकर बुलाते हैं। तो ई ऑपरेशन जो होते हैं वो कुल 3 प्रकार के होते हैं, जो कि मैट्रिक्स के रो पर लागू होते हैं, या अगर आप चाहें तो इन 3 ऑपरेशन को मैट्रिक्स के कॉलम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इनको याद करने का तरीका IMA, इंटरचेंज रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन रूल। आइए अब हम इन 3 बेसिक ऑपरेशंस को समझेंगे, इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को लगाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम लोग इन तीनों ऑपरेशन का हेल्प ले सकते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग इन्वर्स रैंक और किसी भी इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स की मदद से, तो किस तरीके से ये तीनों ऑपरेशन हम लोग के लिए हेल्पफुल होंगे। तो पहली जो ई ऑपरेशन है उसका नाम होता है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इसको इन शॉर्ट हम लोग ई ऑपरेशंस भी कह के बुलाते हैं। कुछ लोग इसको ई ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, अगर आप चाहें तो इसको आप ई ट्रांसफॉर्मेशन भी बुला सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना इसके तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि मैट्रिसेस जो आप अभी सॉल्व करने जा रहे हो, और ये बड़ा आसान बना देता है आपकी प्रॉब्लम को, तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि कैसे हम लोग उसके रिजल्ट को बहुत ईजी वे में निकाल सकते हैं। तो इंटरचेंज जो पहला ये ऑपरेशन है वो होता है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। सिर्फ ये रो पे ही लागू नहीं होता, अगर आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो, और एनी 2 कॉलम्स, आप इसको कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हो, कॉलम्स। ठीक है जी। अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझने से पहले हम लोग यहाँ पे इसको एक मैथमेटिकल फार्मूला के जरिए देखते हैं। मैथमेटिकल फार्मूला जो है वो कहता है कि RI इंटरचेंज विथ RJ। इसका मतलब होता है जो ith रो के एलिमेंट्स हैं ना, ith रो के एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोग jth रो के एलिमेंट से इंटरचेंज करने जा रहे हैं। ये बोथ वे इम्प्लीकेशन क्या बताता है कि ith रो के एलिमेंट को हम लोग jth रो के एलिमेंट से इंटरचेंज करने जा रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज।
ठीक है। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लें और उसकी मदद समझने की कोशिश करें। मान लीजिए मेरा एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है 1 2 1 3 5 5 6 -1 3। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन जिसका नाम है इंटरचेंज रूल, फर्स्ट रो को थर्ड रो के एलिमेंट से इंटरचेंज करना। तो हम लोग लिखेंगे R1, द एलिमेंट्स ऑफ R1 आर गोइंग टू बी इंटरचेंज विद द एलिमेंट्स ऑफ R3। ठीक है जी। आप जरा इससे अगर इसको कंपेयर करोगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे I की जगह 1 लिख दिया और J की जगह 3 लिख दिया। तो R1 के सारे एलिमेंट्स R3 से इंटरचेंज करना है। ये एक इक्विवेलेंट रिजल्ट देगा। और ये इक्विवेलेंट रिजल्ट कैसा आएगा, आपको ये R1 के सारे एलिमेंट उठा के R3 में दे देने हैं और R3 के सारे एलिमेंट की पोजीशन चेंज करके R1 में लिख देना है। यानी कि 6 -1 3, R3 के सारे एलिमेंट कहाँ गए, R1 में आ गए। और R1 के ये जो एलिमेंट हैं 1 2 1, ये कहाँ पहुँच गए, बिल्कुल बॉटम इन साइड पे पहुँच गए 1 2 1। हम लोग ने एक बदलाव नहीं किया और वो बदलाव किस में है, R2 में। तो R2 के एलिमेंट्स के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखा, इसलिए R2 के एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे 3 5 5। ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे इसको 1 कर दिया जाए, थोड़ा सा क्लियर हो जाए पिक्चर। तो अगर इस तरह का आप चेंज करते हो तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन ई ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को थर्ड रो के एलिमेंट से इंटरचेंज कर दे रहे हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी या ई ऑपरेशंस पे जाते हैं तो दूसरा ऑपरेशंस कहता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर की। फिर से अगर हम रो कर रहे हैं तो ये रो का मतलब कॉलम से भी आप समझिएगा, ये सेम प्रॉपर्टी हम लोग कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर की क्या है, नॉन जीरो नंबर है। अगर ये जीरो हो जाएगा तो वो सारे जिस रो से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो जीरो को ना, उसके सारे एलिमेंट्स को जीरो कर देगा और वो वैनिश हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉन जीरो नंबर के लेके उसको एक्सिक्यूट करते हैं। अब मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं यहाँ पे, तो इसको दिखाने का तरीका होता है आर आई का मतलब आयत रो के एलिमेंट्स। आयत रो के एलिमेंट्स जो हैं सारे के सारे, उसमें हम लोग के नाम के किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आयत रो के ही एलिमेंट्स में के का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो ऐसे लिखेंगे। अगर कोई कॉलम में कर रहा है इसको अप्लाई, तो इसको हम रेड कलर से दिखा दें। अगर कॉलम में यही काम आप कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, सी आई के एलिमेंट्स में आपने के का मल्टीप्लाई कर दिया तो के सी आई हो जाएगा। वैसे ही अगर आप इंटरचेंज रूल में अगर कॉलम को लगाना चाहते हो तो सी आई के सारे एलिमेंट सी जे के एलिमेंट से इंटरचेंज हो रहे हैं। मान लीजिए इसी ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर आपसे कहा जाए कि C1 के एलिमेंट को C3 के एलिमेंट से इंटरचेंज करना है, अगर आप फर्स्ट प्रॉपर्टी को अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है। ये पूरे C1 के एलिमेंट हैं, इसको उठा के आप C3 पे पहुंचा दो, और ये पूरे जो हैं C3 के एलिमेंट हैं इसको उठा के आप कहाँ पहुँचा दीजिए, आप पहुँचा दीजिए C1 में, और C2 के एलिमेंट को एज इट इज़ रहने दीजिए। तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा ना, वो इस ऑपरेशन को पूरी तरह से संपादित करेगा। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इंटरचेंज रूल जो होता है वो रो और कॉलम पे काम करता है। इसी तरीके से अभी जो हम लोग बात कर रहे थे वो सेकंड ई ऑपरेशन की बात कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो का मतलब क्या है, आयत रो। आयत रो को हम लोग एक नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये के नंबर है जिससे हम आयत रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो वो इस तरीके से वन वे इम्प्लीकेशन से दिखाया जाएगा। यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे बोथ वे इम्प्लीकेशन था क्योंकि आयत रो के एलिमेंट जा रहे थे जेथ में और जेथ रो के एलिमेंट आ रहे थे आयत में। दोनों साइड में ये ऑपरेशन काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करेगा। तो इसलिए हम लोग इसको वन वे इम्प्लीकेशन की तरफ से एक सिंगल साइड में जाता हुआ एरो से दिखाते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल चीज़ों को ज़्यादा आसान बना देता है। मान लीजिए हम लोग ने क्या ले रखा है, यहाँ पे -1 2 0 ले लिया, और यहाँ पे सेकंड रो में कुछ भी ले लेते हैं, 3 -1 2 ले लिया, और थर्ड रो में हम लोगों ने 2 2 1 ले लिया। अब हम लोग चाहते क्या हैं, यहाँ पे ऑपरेशन को लगाना चाहते हैं, और ऑपरेशन का नाम दे दो R1 में हम लोग चाहते हैं बदलाव करना, कैसे, 3R1 करके। यानी कि अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला लिखा है, के की वैल्यू है 3, और 3 क्या है, नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो के होना चाहिए। दूसरा, आई की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आई की वैल्यू 1 है। अगर आई की वैल्यू 1 रख दोगे तो R1 टेंस टू 3R1 हो रहा है, यहाँ पे इस तरह का बदलाव कुछ हो रहा है। तो अब हम मैट्रिक्स ए में ये बदलाव करना चाहते हैं, तो एक इक्विवेलेंट रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे। और वो इक्विवेलेंट रिजल्ट कैसा होगा, क्योंकि R2 और R3 में आप कोई बदलाव नहीं कर रहे हो, आपका चेंजेस जो हो रहे हैं वो तो R1 में हो रहे हैं। तो जहाँ पे कोई बदलाव नहीं हो रहा है ना, वो बच्चों आप पहले लिख लिया करिए, R2 में कोई चेंजेस नहीं है,
R3 में कोई चेंजेस नहीं है, R2 और R3 में कोई चेंजेस नहीं है, बदलाव हो रहा है R1 में। किस प्रॉपर्टी से? सेकंड प्रॉपर्टी से। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग एक कांस्टेंट नंबर k का, और k है क्या यहाँ पे 3, तो सारे एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, -3 6 0, और ये हो गया पूरी तरीके से सेकंड ये ऑपरेशन। तो फिर से हम एक बार रिपीट करें। पहले ऑपरेशन में हम लोग ने इंटरचेंज करना सीखा, किसी भी दो रो के एलिमेंट या किसी भी दो कॉलम के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे एक इक्विवेलेंट रिजल्ट मिलता है। उसी तरीके से हम सेकंड जो ये ऑपरेशन था उसमें ये समझें कि हम चाहें तो किसी भी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में आप किसी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट की का मल्टीप्लाई कर सकते हो और उससे भी आपको एक इक्विवेलेंट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इक्विवेलेंट क्यों कर रहे हैं, इक्वल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को एज इट इज़ रखता है। जब आप ये ऑपरेशन लगाते हो किसी मैट्रिक्स में, ज़रूरी नहीं कि आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम मिल जाए, लेकिन कुछ और भी बेसिक जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हो अपने स्कूल लेवल के मेथड से, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो जो इन्वर्स की वैल्यू आएगी ना, वही मैट्रिक्स में ये ई ऑपरेशन की मदद से अगर आप करते हो तो भी वही वैल्यू, वही रिजल्ट आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी कि इन्वर्स में ये प्रॉपर्टी एज इट इज़ काम कर रहा है। मैट्रिक्स का रैंक अगर आप किसी दूसरे मेथड से निकालते हो और इन ई ऑपरेशंस को अप्लाई करके निकालते हो तो भी आपका वैल्यू सेम रहेगा। वैसे ही साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो कि आप क्लास 7 8 में पढ़ते हो, युगपत समीकरण को सॉल्व करना, उसको आप साधारण तरीके से सॉल्व करो या ई ऑपरेशन की मदद से सॉल्व करो, ई ऑपरेशन में भी रो ऑपरेशन की मदद से सॉल्व करो, तो देखोगे जो सोल्यूशन आएगा ना अननोन वेरिएबल्स की, वो वही आएगी जो आप पीछे पुराने मेथड में स्कूल लेवल में निकाला करते थे। इवन मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने में भी ये ऑपरेशन की मदद मिल सकती है। तो इसके इंपॉर्टेंस बहुत हैं, जिसकी वजह से हमें ये ऑपरेशंस जो होती है वो पढ़ने की ज़रूरत पड़ी है। और ये ऑपरेशन बच्चों चीज़ों को बहुत आसान बना देता है। एक बार आप अगर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में ला लोगे तो देखोगे चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। हाल फिलहाल में हम लोग इतनी बातें तो कर चुके हैं, अभी हम लोग इसके आखिरी पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं, जिसका नाम है एडिशन ऑफ k टाइम्स द एलिमेंट ऑफ अ रो टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो। अच्छा, रो जब हम कह रहे हैं तो ये बात कॉलम के लिए भी लागू होती है, इसीलिए ब्रैकेट में यहाँ पे हमने हर जगह कॉलम भी लिख रखी है। ये एडिशन रूल होता है। आईएमए में हमने क्या बताया था? पहला इंटरचेंज रूल था, दूसरा मल्टीप्लिकेशन रूल था, मल्टीप्लिकेशन बाय नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी के था वहाँ पे। एडिशन की जब बात करते हैं तो एडिशन ऑफ के टाइम्स द एलिमेंट्स ऑफ अ रो। इसको थोड़ा सा लैंग्वेज से हटा के अगर हम लोग इसको मैथमेटिकल सिंबल में ला दिया जाए, या इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ऐसे देखें तो हम लिख सकते हैं आर आई के एलिमेंट को हम चेंज करने जा रहे हैं। कैसे? आर आई के सारे एलिमेंट में हम k टाइम्स आर जे करके ऐड करने जा रहे हैं। तो ये जो ऐड करने जा रहे हैं ना, इसी वजह से इसका नाम होता है एडिशन प्रॉपर्टी। इसका नाम क्या होता है? एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है ना। अब किसको ऐड करने जा रहे हैं हम लोग? k टाइम्स। किसके k टाइम्स? देखो यहाँ पे लिखा है ना, k टाइम्स द एलिमेंट्स ऑफ अ रो। ये कौन सा है? जेथ रो। जेथ रो के एलिमेंट्स को पहले k से मल्टीप्लाई किया। ये किससे हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन रूल किस में आता था? मल्टीप्लिकेशन रूल आता था सेकंड ऑपरेशन में। तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम लोग ने देखा था इक्विवेलेंट रिजल्ट मिलता है। तो आप किसी भी दूसरे जेथ रो के एलिमेंट्स को, जेथ रो के सारे एलिमेंट्स को आपने क्या किया? k से मल्टीप्लाई किया और उसको थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड ई ऑपरेशन की मदद से ऐड कर दिया ith रो के सारे एलिमेंट में। तो अगर ये एडिशन का आप इफेक्ट देखोगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको फिर एक इक्विवेलेंट रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए इसका नाम होता है एडिशन प्रॉपर्टी। तो अब जरा देखा जाए, एडिशन ऑफ k टाइम्स द एलिमेंट्स ऑफ अ रो। किसी रो के एलिमेंट्स को k टाइम्स हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया और उसको ऐड कर दिया। एडिशन ऑफ किससे ऐड कर दिया? टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो। दूसरे रो के ith रो यहाँ पे ले रखा है, उसके एलिमेंट में ऐड कर दिया। तो जो ये वैल्यू मिलेगी ना, वो एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की तरफ हम लोग को ले जाएगी। आइए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं और उसकी मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं एक मैट्रिक्स A, और इस मैट्रिक्स को आप क्यों ना हम लोग पुराना वाला ही मैट्रिक्स ले लें। पुराना मैट्रिक्स हमारा क्या था? -1 2 0, 3 -1 -2 और 2 2 1। तो इसी मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं -1 2 0 और 3 -1 -2 और यहाँ पे 2 2 1। इस मैट्रिक्स में थर्ड प्रॉपर्टी को हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप एडिशन रूल को अप्लाई कर सकते हो और जिससे आपको एक अनचेंज रिजल्ट मिलेगा, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई बदलाव नहीं मिलेगा। तो हम लोग मान लीजिए R2 के एलिमेंट्स को चेंज करना चाहते हैं। R2 के एलिमेंट्स को चेंज करना चाहते हैं। R2 में कैसा बदलाव चाहते हैं हम? मान लीजिए R2 में जो ये एलिमेंट है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं,
ब्लू कलर से, स्काई ब्लू से। R2 में यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 3 है, हम लोग चाहते हैं कि ये साहब 0 हो जाए। तो सिर्फ इस एलिमेंट को देख के हमें फार्मूला सेट करना है। तो R2 के एलिमेंट्स में हम लोग बदलाव चाहते हैं, तो यहाँ पे आप R2 लिख लीजिए। R2 के एलिमेंट्स को हम लोग बदलना चाहते हैं, यानी 0 लाना चाहते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? R1 के रिस्पेक्ट में। किसी न किसी की मदद तो लेनी पड़ेगी ना। देखो यहाँ पे ith के एलिमेंट को बदलने के लिए हम लोग jth एलिमेंट का यूज किया, jth रो के एलिमेंट को यूज किया। तो वैसे ही इस सेकंड रो के एलिमेंट को चेंज करने के लिए हम लोग फर्स्ट रो के एलिमेंट को यूज में लाना चाहते हैं। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट में आप बताओ कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि वो 3 के आजू बाजू में आ जाए। तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम 3 का ही मल्टीप्लाई कर दें R1 में, तो अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा ऐड करने पे -3 और +3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है जो कि आप प्राइमरी लेवल पे पढ़ते हो कि 3 में कितना ऐड कर दिया जाए कि वो 0 हो जाए। तो 3 में जो एडिटिव इन्वर्स उसका होगा वो -3 होगा। तो -3 लाना चाहते हैं हम R1 में। तो R1 में -3 लाने का एक ही तरीका था कि यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और ये -3 हो जाएगा, इसको ऐड कर दिया जाए। तो इस तरीके से आराम से हो सकता है। तो हम लोग इसको जरा करके देखते हैं। तो जब हम लोग ने इसको अप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया? R1 में कोई बदलाव नहीं है, बदलाव तो R2 में है, तो R1 के एलिमेंट्स को एज इट इज़ ही छोड़ दिया। R3 में कोई बदलाव नहीं है, तो R3 के एलिमेंट्स को ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन R1 के रिस्पेक्ट में R2 में बदलाव आ रहा है। कैसा बदलाव आ रहा है? R1 के सारे एलिमेंट्स में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो R1 के सारे एलिमेंट्स में हो रहा है। तो R1 के एलिमेंट्स में अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको देखने में -3, 6 और 0 × 3 यानी कि क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। अब अगर इसको हम जो R2 के एलिमेंट्स हैं उसमें ऐड करेंगे, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया 3R1। और R2 के एलिमेंट्स क्या थे? R2 के एलिमेंट्स थे 3, -1, -2। इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे 0, 5, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0, 5, -2। लेकिन इस तरह से लिख के अगर हम लोग करेंगे तो एक क्लास 2 में पढ़ने वाले बच्चे और एक जो ग्रेजुएशन में बच्चा है उसके बीच का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि वर्बली आप क्या करो, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो। आपने R1 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, सारे एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई करना है और उसको R2 के एलिमेंट से आप ऐड करते चलो। तो -3 पहले आप मल्टीप्लाई करो, इसको थोड़ा सा साफ कर दिया जाए जिससे कि समझ में आए, बहुत गंदगी कर रखा है मैंने। तो हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं R1 के सारे एलिमेंट्स में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 3R1 की प्रॉपर्टी से। तो -3 और +3 जो भी आए उसको इसमें ऐड करते जाओ, जो भी आए इसमें ऐड करते जाओ, जो भी आए इसको R2 में ऐड करते जाओ। तो -3 + 3 0, 3 × 6 -1, 6 - 1 कितना होता है? 5 और 3 × 0 0 हो गया, 0 को -2 में ऐड करोगे तो -2 हो जाएगा। ये एलिमेंट किस में आएंगे? जहाँ पे आप बदलाव चाहते थे। आप कहाँ बदलाव चाहते थे? R2 में। तो ये जो रिजल्टेंट वैल्यू आई उसको हम लोग ने R2 में लिख दिया। ठीक है जी। इस तरीके से हम लोगों ने ये थर्ड प्रॉपर्टी को समझी। तो थर्ड प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन रूल, स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि आपका सेकेंड प्रॉपर्टी इन्वॉल्व था। कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको कर रहे थे। तो सेकेंड और थर्ड का एक छोटा सा यहाँ पे टेस्ट देखने को मिला हम लोग को कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक दूसरा आपको हम क्वेश्चन देते हैं और देखेंगे आप कर पाते हो। एक बेसिक ऑपरेशन ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि R3 में कुछ बदलाव लाना। तो R3 में कैसा बदलाव हम चाहते हैं? R3 में हम चाहते हैं कि R3, अब ज़रा सोचो आप, इन सारी चीज़ों को हटा दिया जाए तो मेरे ख्याल से थोड़ा सोचना आसान हो जाएगा। सारे पॉइंट को हमने हटा दिया यहाँ से और ये मैट्रिक्स वापस बनाया। यहाँ पे 2 लिखा था, 2 लिख दिया। हम चाहते हैं कि R3 में ये एलिमेंट जो है वो 0 हो जाए। अब R3 के इस एलिमेंट को 0 करने के लिए हम क्या चाहते हैं? R3 में बदलाव लाना चाहते हैं। R3 में बदलाव लाना चाहते हैं। तो जिसमें बदलाव लाना चाहते हो उसको पहले लिख दो। किसके रिस्पेक्ट में लाना चाहते हो? R1 के ही रिस्पेक्ट में लाना चाहते हैं। R1 चूँकि बिल्कुल टॉप पे है, इसी को प्रायोरिटी पे रखें, R1 के रिस्पेक्ट में लाना चाहते हैं। अब आपको फार्मूला सेट करना पड़ेगा। पहले एलिमेंट को देखिए, फार्मूला सेट करते हैं। यहाँ पे 2 है, ये 2 के आजू बाजू आने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप साइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो बिल्कुल। 2 के आजू बाजू आने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे किसमें? -1। -1 का मतलब -1 रिप्रेजेंट करता है पूरे के पूरे इस रो को, और ये रो है कौन सा? R1 रो है। तो 2 का मल्टीप्लाई करना होगा R1 में। जब R1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -2। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा -2। अब आप बताओ, ये -2 आ गया, यहाँ पे 2 आपका इंतज़ार कर रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन
दोनों का मतलब एडिशन ही होता है। तो ये बीच में अगर हमने यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी में प्लस लिखा है तो इस प्लस का मतलब माइनस भी होता है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग माइनस भी कर देंगे। अगर हमें जीरो लाना है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे +2 ही आता, ये +1 होता और +2 आता तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही तरह के ऑपरेशन होते हैं, ठीक है ना, बस अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो एडिशन अगर है तो उसकी जगह हम सब्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे माइनस साइन था तो माइनस साइन में आ जाते हैं, माइनस। तो आपने क्या करना है, हमें इन दोनों को -2 और 2 को ऐड करना है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या आएगा, प्लस साइन आ जाएगा। अब ज़रा करके देखते हैं हम लोग कि क्या हो पाता है। यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रिजल्ट देते हैं। R1 में कोई बदलाव हो रहा है नहीं, तो R1 के जो एलिमेंट्स थे उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, -1 2 0। और R3 के जो एलिमेंट हैं उनको भी हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, नहीं R3 में तो बदलाव करने जा रहे हैं, R2 के एलिमेंट्स को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 3 -1 -2। और जो R3 के एलिमेंट्स हैं, R1 और R2 को ऐसे लिखा, R3 के एलिमेंट्स जो हैं उनको अब हम इस ऑपरेशन के तहत चेंज करने जा रहे हैं। R3 के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 2 1 और 2 R1 करके इसमें ऐड करने जा रहे हैं। और R1 के एलिमेंट आप यहाँ देख रहे हो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 4 और 0। इसको क्या करने जा रहे हैं, इसको हम लोग ऐड करने जा रहे हैं, प्लस करने जा रहे हैं। तो ये 0 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, तो हम लोग को क्या मिला है, 0 6 1। लेकिन फिर से हम लोग ये बच्चों वाले ऑपरेशन को नहीं अप्लाई करेंगे, हम लोग सीधे ये काम करेंगे। और सीधे काम करने का यही तरीका होता है कि आपको बस फोकस करना है कि आप R3 में बदलाव चाहते हो विथ रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में आप R3 में बदलाव चाहते हो। R1 में आपने पहला काम ये करना है कि ये फार्मूला सेट कर देना है। और फार्मूला कैसे सेट करते हैं हम लोग कि R3 के कौन से एलिमेंट को जीरो करना है, इस एलिमेंट को जीरो करना है। तो इसको देख के फार्मूला हम लोग करते हैं। देखो इसको 2 के आजू बाजू में आने के लिए R1 में कितने का मल्टीप्लाई करना चाहिए, आप साइन को इग्नोर करो। R1 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें पूरी तरह से तो ये 2 के आसपास आ जाएगा, यानी -2 हो जाएगा। तो -2 हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करके, तो ये फार्मूला आपने लिख लिया। अब आप फार्मूला को देखो और इसको डायरेक्ट आप अप्लाई कर दो। तो हम लोग इसको हटा देते हैं और देखते हैं कि अपने विजुअल इंस्ट्रक्शन से हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग अगर इसको देखेंगे, चेक करेंगे, तो R1 के जो एलिमेंट्स हैं उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 आ रहा है। और जो भी आ रहा है ना उसको R3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करते चलो। तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, -2 को 2 में ऐड किया आपने, तो ये क्या हो गया, 0। 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4 को आपने 2 में ऐड किया 6, 2 को 0 में मल्टीप्लाई किया 0 आया, 0 से 1 में ऐड किया 1, तो अल्टीमेटली आपको ये मिल गया। तो इस तरह से आप ये ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हो। यही 3 बेसिक ऑपरेशंस थे जिसको हमें समझना था कि किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के बाद बस इसको हम लोग बंद करते हैं। एग्जाम्पल है कि रिड्यूस द मैट्रिक्स A into an identity matrix और मैट्रिक्स A जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 0 3 0 1 -2 0 0 -1। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 1 1 1 हो, ठीक है ना। अगर ये 3x3 ऑर्डर का है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि हमें डायगोनल में हर जगह 1 चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर नीचे के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर आप इसमें देख पा रहे हैं, ऊपर नीचे के जो एलिमेंट्स हैं सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो यानी कि हमारे दुश्मन कहाँ घूम रहे हैं, ये डायगोनल मतलब स्टेयर समझिए, सीढ़ी से आप नीचे उतर रहे हैं और नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ सब 0 होने चाहिए। तो हम लोग की शुरुआत जो होगी वो कहाँ से होगी, हम लोग की शुरुआत यहाँ से होती है। तो अगर ये 1 नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके, सेकेंड प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लाई करने वाला ये ऑपरेशन, उससे आप 1 लाओ। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे ये 1 है। अब ये 1 ऊपर देखेगा तो ऊपर तो मैट्रिक्स खत्म होती है, नीचे ही देख सकता है, तो नीचे देखता है तो सारे एलिमेंट 0 हैं, ठीक है। तो सारे एलिमेंट अगर 0 हैं तो इनका काम खत्म। अब ये जंप करके डायगोनली अगले रो में चले जाएंगे। अब हमारा जो मास्टर पर्सन है वो यहाँ पे पहुँच गया। अब ये इनके ऊपर और नीचे की जगह पे 0 होने चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने देखा तो ऊपर की तरफ देखा तो 0 साहब हैं, नीचे की तरफ भी 0 साहब हैं, तो इनको भी कुछ नहीं करना है, ये भी अपना काम खत्म कर लिए। अब ये जंप करेंगे और फिर से डायगोनली ये कहाँ आ जाएंगे, बिल्कुल लास्ट रो में आ जाएंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ये -1 है, जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 होना चाहिए। अब -1 लाने के लिए हम लोग चूँकि रो ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1 लाने के लिए हम लोग को देखना होगा कि ये 1 कब आएगा। अगर इसमें हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो
तो सिर्फ एक एलिमेंट में हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभी ऊपर के ऑपरेशंस में हम लोग ने देखा कि हम अगर कुछ भी करते हैं ये ऑपरेशन में तो पूरे के पूरे रो या पूरे के पूरे कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, पूरे के पूरे रो या पूरे के पूरे कॉलम में हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए -1 का मल्टीप्लाई ये जहाँ पे है साहब ये है R3, तो R3 में हम लोग करना चाहते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी से R3 में बदलाव चाहते हैं, कैसे, -1 इंटू R3 करके। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे 1 नहीं है जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो सकता है, डिजायर्ड आंसर हो सकता है, तो 1 लाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी पहले लिख दिया। अब एक इक्विवेलेंट रिजल्ट आपको यहाँ पे लिखना है ए का, वो क्या होगा, R1 में कोई आप छेड़छाड़ कर रहे हो, नहीं, 103 है, R2 में बिल्कुल नहीं, 01 - 2 है, R3 में आप 1 ला रहे हो तो 0 0। अगर इसमें अगर आप -1 का मल्टीप्लाई करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 में फिर -1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लास्ट में अगर आप -1 का मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 1। तो हम लोग ने पहला जो स्टेप होता था कि 1 1 1 लाना डायगोनल में, वो ला दिया। अब ये 1 साहब अपने नीचे अगर देखेंगे तो नीचे कुछ इनके लिए है नहीं, लेकिन ऊपर इनके सारे जानी दुश्मन घूम रहे हैं और ये होने क्या चाहिए थे, 0 होने चाहिए थे। तो पहला तो ये 0 होना चाहिए था जो कि R2 में टहल रहा है, दूसरा ये 0 होना चाहिए था जो कि R3 में टहल रहा है। तो अब इसको हम 2 स्टेप में ना करके एक साथ हम लोग क्या करेंगे, R2 R3 के एलिमेंट्स को 0 करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या चाहते हैं, R2 को 0 करना चाहते हैं। तो इस R2 के एलिमेंट्स को देखेंगे और किसके रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं, इन दोनों को हम लोग R3 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा की पर्सन जो है वो R3 में बैठा हुआ है, तो R3 के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको 0 करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, R2 को 0 करना चाहते हैं सबसे पहले। अब बताओ R3 के रिस्पेक्ट में करना है, तो R3 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि R2 के आजू बाजू में पहुंच जाए। तो R3 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये -2 के जैसा देखने में हो जाएगा। तो अब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे -2 है। दोनों को ऐड करना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। जब आप ऐड करोगे तभी ये 0 होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यहाँ पे क्या लाना है, 0 लाना है। देखिए यहाँ पे हमें 0 लाना है, तो इस वजह से हमें ऐड करना चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आपने ये लिख दिया, फार्मूला लिख दिया, प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी की हेल्प से फार्मूला लिखा। अब हम चाहते हैं कि ये R3 का ये एलिमेंट जो है ना, ये भी 0 आ जाए। तो R3 के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पे, R3 में बदलाव चाहते हैं हम किसके रिस्पेक्ट में, देखिए गलती होगी मेरे से, R3 नहीं, ये R1 में आप बदलाव चाहते हो। ये एलिमेंट कहाँ है, ये एलिमेंट है R1 है ये। तो R1 में हम बदलाव चाहते हैं। तो R1 में हम बदलाव क्या चाहते हैं, R1 में हम बदलाव चाहते हैं कि ये 0 हो जाए। तो R1 0 कब होगा, R1 0 होगा अगर R3 के रिस्पेक्ट में देखोगे तो R3 में यहाँ पे 1 है जबकि R1 में 3 है। तो 3 के आजू बाजू पहुँचने के लिए R3 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी 3 और इन साहब की वैल्यू भी 3। अब हम चाहते हैं कि R1 में 0 लाना चाहते हैं, R1 में 0 लाना चाहते हैं। तो 0 लाने के लिए ये भी 3 ये भी 3, दोनों सेम साइन है। 0 तभी आएगा जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आवाज़ आएगी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन साइन यूज कर देंगे। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एक इक्विवेलेंट रिजल्ट आएगी और ये हो जाएगा क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमने ये दोनों बेसिक ऑपरेशन का यूज करते हुए इसके एलिमेंट को चेंज किया और ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को करने के लिए हम लोग ने ये थर्ड जो ये ऑपरेशन था उसका यूज किया और इस तरह से हो गया। अगले चैप्टर में हम लोग इन्वर्स को देखेंगे, तब तक के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।